विड्रॉल बेनिफिट कितना मिलेगा आप सब जानते हैं, वो थोड़ा सा ही मिलता है क्योंकि आपका जो अंशदान है, अंशदान मात्र 8.33% आता है। तो जो अंशदान है, जो अंशदान आया होता है उसमें थोड़ा सा और बढ़ा के उसको विड्रॉल बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इन दो में से दोनों ने 1-1 साल की जॉब की थी, 6 महीने हो गए हैं उनको जॉब छोड़े हुए, एक विड्रॉल बेनिफिट ले लेता है, एक विड्रॉल बेनिफिट नहीं लेता। अब ईश्वर ना करे, मान लीजिए दोनों साथ में बाइक में कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ हो गई, जिसने विड्रॉल बेनिफिट लिया उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी सदस्यता खत्म कर चुका है। लेकिन जिसने विड्रॉल नहीं लिया था, नौकरी छोड़ने के 3 साल तक भले ही उसने दोबारा से पीएफ मेंबरशिप शुरू ना की हो, उसकी ये सदस्यता जारी रहती है। तो उसके परिवार को, जैसा मैंने अभी बताया था कि स्पाउस को पेंशन मिलेगी और साथ में 2 बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। तो एक हर महीने उन्हें एक बेसिक पेंशन जो मिलेगी उससे थोड़ा सा उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कृपया विड्रॉल बेनिफिट ना लें। और क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद 3 साल तक हम हर किसी को कवर करते हैं, इसलिए हाल ही में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है कि हम 3 साल तक लोगों को विड्रॉल बेनिफिट नहीं देंगे, 3 साल के बाद ही हम विड्रॉल बेनिफिट देंगे ताकि हम उनके परिवार का ये सुरक्षा चक्र हम बनाए रखें। धन्यवाद मैम। तो पेंशन की जो रकम है मैम, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका है हमारा? तो पेंशन जो है वो पूरी तरीके से इस पे निर्भर करती है कि आपने कितने वर्ष तक योगदान दिया, पेंशन में कितने टाइम आपका कंट्रीब्यूशन आया, इसे हम पेंशनेबल सर्विस कहते हैं। दूसरा है कि आपकी पेंशनेबल सैलरी कितनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस समय जो पेंशन है उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन तक ही लिया जाता है। तो पेंशनेबल सैलरी जो मैक्सिमम हो सकती है किसी की फ्यूचर में, वो 15,000 है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। ये फॉर्मूला लगाया जाता है 2 भागों में। पहले भाग में हम लेते हैं वो पेंशनेबल सर्विस जो 1/9/14 तक की है, वहां तक की पेंशन की गणना अलग से होती है, और 1/9/14 के बाद वाली सर्विस की जो पेंशन गणना है वो अलग से होती है। इन दोनों पेंशन को जोड़ दिया जाता है। जो हमारे बहुत पुराने सदस्य हैं, जो 95 से पहले 71 के भी स्कीम के मेंबर थे, उनमें से कई सदस्य अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने 90s में ज्वाइन कर लिया था, 91 में ज्वाइन किया था, तो उनको वो जो 95 से पहले की जो सर्विस होती है उसके लिए एक और पेंशन दी जाती है जिसे हम पास सर्विस बेनिफिट कहते हैं, वो अमाउंट भी ऐड हो जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर आपने 1/9/14 के बाद ज्वाइन किया है, 1/9/14 के बाद ही आप ईपीएस के मेंबर बने हैं, तो इस समय मैक्सिमम अगर आप 33 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो स्कीम प्रावधान के अनुसार आपको 2 साल का बोनस मिलेगा। और जब हम पेंशन फॉर्मूला में इसे लगाएंगे तो बेसिकली आपको पेंशनेबल सैलरी जो 15,000 रुपये होनी चाहिए, अगर आप 15,000 रुपये लगातार कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो आपको आधा, जो ये वेतन है इसकी आधा यानी 7,500 रुपये एज पेंशन मिलेगा। धन्यवाद मैम। अब मैम कुछ सवाल हम अपने दर्शकों के लेते हैं। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि रिजाइन करने के कितने दिनों बाद तक पेंशन के बाद हम पेंशन विड्रॉल ले सकते हैं? देखिए, अभी तक जो प्रावधान थे उसमें कोई समय सीमा नहीं थी। आप रिजाइन करके अगर आपकी सर्विस 10 वर्ष से कम होती थी किसी की, तो वो विड्रॉल ले लेता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से विड्रॉल नहीं लेना चाहिए। अगर आप विड्रॉल बेनिफिट जो मिलता है और उसके बदले में अगर आप वो सर्विस इकट्ठा करके कल को पेंशन लें, दोनों के जो बेनिफिट को आप कंपेयर करेंगे तो पेंशन में जो बेनिफिट है वो कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि पेंशन आपको ताउम्र मिलती है, जबकि विड्रॉल बेनिफिट आप एक बार ले लेंगे, आप उसका क्या करेंगे, मतलब इमीडिएटली आप उसे खर्च कर देंगे, छोटा सा अमाउंट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो ना सिर्फ आपके परिवार को सुरक्षा जारी रहेगी, बल्कि फ्यूचर में आपकी पेंशन भी, जैसे मैंने कहा, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी आपकी पेंशन बनेगी, तो पेंशन भी आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। अभी ये जो एक नया चेंज किया गया था वो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन वो चेंज लागू होने के बाद विड्रॉल बेनिफिट हम 3 साल के बाद ही देंगे, क्योंकि 3 साल तक जो फैमिली है वो पूरी कवर्ड रहती है।
कि अगर मेंबर को कुछ हो जाता है तो फैमिली को पेंशन मिलती है, लेकिन लोग अपने उनको कई बार पता नहीं होता और वो ये इस बेनिफिट से फैमिलीज महरूम रह जाती थी, इसलिए ये चेंज लाया गया है जो सदस्यों के हित में है। धन्यवाद मैम। एक और दर्शक हमारे पूछना चाहते हैं कि पेंशनर की डेथ के बाद उसके पेंशन फंड का क्या होगा? पेंशनर की डेथ के बाद आपका मतलब है आदमी ने पेंशन लेना शुरू कर दिया, जब उसने पेंशन लेनी शुरू कर दी, उसके बाद अगर उनका जो स्पाउस है, जो भी पति या पत्नी है, तो पेंशन की मृत्यु के बाद स्पाउस को पेंशन मिलती है, तो उनकी मृत्यु के बाद फिर पेंशन बंद हो जाती है। धन्यवाद मैम। और हमारे एक दर्शक का सवाल है कि उनको क्लैरिटी चाहिए कि ईपीएस कंटिन्यूटी के ऊपर कि मेंबर ने अपना पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, दोबारा से किसी नए प्रतिष्ठान में ज्वाइन किया और वहां नियोक्ता ने उनका ईपीएस कंट्रीब्यूशन दोबारा से शुरू किया, तो इस दशा में ईपीएस सर्विस की कितनी कंटिन्यूटी और एलिजिबिलिटी होगी? तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, मीन्स आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, सो आई विल अगेन से please don't take withdrawal benefit. It's a very meager benefit which you are going to spend immediately. You should retain this. Now the question that has been asked कि भाई अगर कोई withdrawal ले लेता है तो फिर क्या होता है? If you have already taken withdrawal benefit, then you cannot add that service into the pensionable service. अगर आप कल को हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आती है एंड वी फील वेरी बैड अबाउट इट, अभी कुछ दिन पहले भी एक ग्रीवेंस आया था जिसमें सदस्य ने जब वो रिटायर हुआ है, यानी उसकी 58 ईयर्स की एज हुई है, तो उसका जो पेंशनेबल सर्विस आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस जो बना है, वो सिर्फ 9 ईयर्स बना है। नाउ ही सेइंग बस 1 साल मेरे को ऐड करने दीजिए, मैंने पहले 3 जगह काम किया था, मैंने विड्रॉल लिया था, मैं वो विड्रॉल इंटरेस्ट के साथ जमा करने को तैयार हूं, लेकिन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर आपने विड्रॉल ले लिया, आपकी वो पुरानी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, आपकी जो नई मेंबरशिप शुरू होगी, और नई मेंबरशिप तभी मिलेगी आपको अगर आपका वेतन अधिकतम 15,000 तक है। अगर आपका वेतन उससे ज्यादा है, बेसिक प्लस डीए, तो आप कर्मचारी पेंशन योजना की आपको मेंबरशिप नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद मैम। एक और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उच्च पेंशन क्या है और कौन कौन इसका लाभ उठाने के पात्र हैं? ये आप सभी जानते हैं, अब तो हम इस निर्णय को पूरी तरीके से क्रियान्वित कर चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया था कि हम लोग जो लोग पहले ऑप्ट नहीं कर पाए थे उन्हें 4 महीने का समय दें ताकि वो लोग उच्चतम पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएं। तो वो पीरियड काफ़ी पहले पूरा हो चुका है, जितनी भी एप्लीकेशंस आई थी वो सब प्रोसेस हो गई हैं एज पर स्कीम प्रोविजंस। हमने उनको क्या कहते डिस्पोज ऑफ कर दिया है। लगभग 4 लाख से ऊपर लोग हैं जो उसमें एलिजिबल पाए गए हैं, जिनको हमने डिमांड नोटिस जारी किए हैं। अब कुछ लोगों ने पैसा नहीं जमा किया, जिन्होंने पैसा जमा किया यदि वो रिटायर हो चुके हैं तो उनको हम पीपीओ भी जारी कर चुके हैं, और अभी भी लगातार ये क्योंकि लोग धीरे धीरे रिटायर होंगे तो उनको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपने उस दौरान, जब वो समय सीमा थी, जब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विंडो खोला गया था, एक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी फॉर्म भरने की, यदि आपने उस समय वो फॉर्म नहीं भरा तो अब आप वो ऑप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ 1/9/14 से पहले था। 1/9/14 के बाद ऐसा कोई ऑप्शन अब स्कीम में नहीं है। वो जो पुराना ऑप्शन था वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सिर्फ 4 महीने के लिए खोला गया था, और इस समय आप नहीं ले सकते। आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ कर्मचारी पेंशन योजना की बात नहीं करूंगी, अदरवाइज भी आपको पेंशन बढ़ी हुई चाहिए हो सकती है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि या तो आपका जो पीएफ अक्युमुलेशन होता जा रहा है, कल को फ्यूचर में देयर इज प्लान की और पेंशन स्कीम ऐसी आएंगी जहां आप अपना लमसम पीएफ दे पाएंगे और उसके बदले आपको मासिक पेंशन दी जाएगी। तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, जैसे ही वो स्कीम आएगी हम उसके बारे में भी आप सबको डिटेल में बताएंगे, और तब आप अपनी पेंशन को और आगे बढ़ा पाएंगे। जी धन्यवाद मैम। कोई नया एम्प्लॉय जो भविष्य निधि को ज्वाइन करता है, उसे कैसे पता चले मैम कि वो कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य है या नहीं?
जो कर्मचारी पेंशन योजना में आप अपना जब अकाउंट देखते हैं ऑनलाइन, आप अपनी पासबुक देख सकते हैं, उसमें आपको नज़र आ जाता है कि आपका पीएफ में पैसा जमा हो रहा है और पेंशन में कट के जमा हो रहा है या नहीं। तो यदि मान लीजिए आप कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य नहीं बनने वाले थे, लेकिन गलती से आपके एम्प्लॉयर ने आपको बना दिया, तो भी आपको तुरंत अपने एम्प्लॉयर से कह के उस चीज़ को ठीक करा लेना चाहिए। और यदि आपको बनना था, देखिए 1/9/14 के बाद जो नए ज्वाइनी है, मतलब उससे पहले वो कभी पीएफ मेंबर नहीं रहे, पेंशन मेंबर नहीं रहे, उन्होंने जॉब ही 1/9/14 के बाद ज्वाइन किया, तभी वो फर्स्ट टाइम पीएफ मेंबर बने। वो ईपीएस के मेंबर तभी बनते हैं अगर उनका वेतन ज्वाइनिंग के दिन 15,000 से कम है। और यहाँ जब हम वेतन कह रहे हैं तो हमारे यहाँ वेतन से मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन इफ एनी। ठीक है। तो लेकिन यदि कोई पहले से मेंबर था, मान लीजिए किसी ने 90 में ज्वाइन किया था, उस वक्त उसकी सैलरी 50,000 थी 1990 में, और सॉरी 2000 में ज्वाइन किया और उसकी सैलरी 50,000 थी, तो वो 2014 के बाद भी अगर उसने विड्रॉल बेनिफिट नहीं लिया और बीच में उसने जॉब छोड़ी और फिर से ज्वाइन करता है 2014 के बाद, तो भी वो पेंशन का मेंबर रहेगा। अगर कोई 1/9/2014 से पहले पेंशन स्कीम का मेंबर था, तो यदि उसने विड्रॉल बेनिफिट नहीं लिया, तो भले ही वो नौकरी छोड़ दे, दूसरी जगह ज्वाइन करे और वहां उसकी सैलरी 1 लाख भी हो, तो भी उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पेंशन स्कीम का मेंबर बन गया था 1 सितंबर 2014 से पहले। लेकिन यदि, मैं दोबारा कहूंगी, यदि वो पहले से पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं है, उसने जो जॉब शुरू की है या जो उसकी पीएफ की मेंबरशिप शुरू हुई है वो 1 सितंबर 2014 के बाद ही शुरू हुई है, तो उस केस में पेंशन की मेंबरशिप, पेंशन स्कीम की मेंबरशिप तभी मिलती है यदि वेतन अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह हो। यदि वेतन इससे ज्यादा होता है तो जो भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 12% एम्प्लॉयर देता है, 12% एम्प्लॉय देता है, वो सारा का सारा फिर पीएफ में ही रहता है। धन्यवाद मैम। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, क्या 10 वर्ष से कम की सेवा में पेंशन मिल सकती है? नहीं, जो मिनिमम सर्विस आपको चाहिए कंट्रीब्यूटरी सर्विस, वो 10 वर्ष है। 10 वर्ष की मिनिमम अगर आपकी सेवा है तो ही आपको पेंशन मिलेगी। और इसीलिए मैं फिर कहूँगी कि लोगों की जब 10 साल की सर्विस पूरी नहीं होती, देखिए पेंशन स्कीम कब तक जारी रहती है? 58 की एज तक। अगर 58 वर्ष की आयु तक भी आपकी 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस ईपीएस में नहीं हुई है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपने बीच बीच में नौकरियां बदली और आप विड्रॉल बेनिफिट लेते गए। क्योंकि अदरवाइज नॉर्मली लोग 25-30 साल के बीच में जॉब शुरू करते हैं, तो 58 तक इट्स वेरी नॉर्मल टू एक्सपेक्ट कि कम से कम 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस तो हो ही जाएगी। तो 10 साल मिनिमम है। यदि 10 साल से कम की सर्विस में ही आपके 58 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो फिर आपको स्कीम प्रावधानों के अनुसार विड्रॉल बेनिफिट दिया जाएगा। धन्यवाद मैम। तो मैम कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि जो हमारे सदस्य पेंशन योजना के लाभ पाने के पात्र हैं, उनको पेंशन का लाभ पाने के लिए दावा कैसे करना है? तो यदि आपने यूएन आधार लिंकेज करा रखा है, आप ई नॉमिनेशन कर चुके हैं, आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन दावा भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऑनलाइन दावा नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर आप फिजिकल फॉर्म 10D भरकर भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम उसे भी स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर भी हम पेंशन देते हैं। एक चीज जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया जब भी आप अपनी नौकरी बदलें, तो आप साथ के साथ अपने ट्रांसफर करवाते रहें। क्योंकि होता क्या है, कई बार लोग पहले ट्रांसफर नहीं कराते हैं और जब वो रिटायर होते हैं तब उन्हें अचानक से ये ध्यान आता है कि पहले की जो 4 सर्विस थी वो तो हमने ट्रांसफर ही नहीं कराई है। और क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं कराई होती तो इमीडिएटली उनका पेंशन क्लेम नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक सारी सर्विस एक साथ इकट्ठी नहीं होंगी, पीपीओ जारी करने में मतलब पूरी सर्विस आपकी काउंट नहीं हो पाएगी। तो उसमें काफी टाइम कई बार लग जाता है, क्योंकि बाद में कई बार कोई कंपनी बंद हो जाती है, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आने लग जाती हैं। तो कृपया जैसे ही आप कोई जॉब छोड़ते हैं और दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं, तो इमीडिएटली अपना ट्रांसफर जरूर करवाएं, पेंशन स्कीम का ट्रांसफर अपना जरूर कराएं, ताकि आपकी पूरी की पूरी पेंशन योग्य जो सेवा है वो एक साथ इकट्ठी होती रहे
और जब आप रिटायर हों या सुपरएनुएट हों और पेंशन लेना चाहें उस समय आपको कोई तकलीफ ना हो। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, ई नॉमिनेशन जरूर करें। देखिए, नॉमिनेशन ना सिर्फ पीएफ पेंशन, अदरवाइज भी अगर आप आपका बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, कुछ भी है, नॉमिनेशन आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में आपके परिवार को बहुत कठिनाइयां होंगी अगर नॉमिनेशन नहीं होंगे सही बेनिफिट लेने में। सिमिलरली, जब आप अपना नॉमिनेशन में फैमिली डिटेल देते हैं तो ऑनलाइन जो क्लेम है वो वहीं से लिंक करके आपके सारे के सारे डिटेल ले लेता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी पूरी फैमिली के डिटेल आप ई नॉमिनेशन फॉर्म में दें। जैसा मैंने पहले बताया था, यदि आप अनमैरिड हैं या यदि आप मिडिल एज हो चुके हैं, आपकी स्पाउस अब नहीं रही और क्या कहते हैं बच्चे 25 साल से बड़े हैं, इन दोनों ही स्थिति में किसी को नॉमिनेट जरूर करें। आप अपने ब्रदर को या जो बच्चा 25 साल से ऊपर हो चुका है उनमें से किसी एक को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर 58 वर्ष से पहले, पेंशन लेने से पहले, भगवान ना करे यदि आपको कुछ होता है, तो आपके जो भी नॉमिनी है वो उस बेनिफिट को, पेंशन बेनिफिट को ले पाएगा। धन्यवाद मैम। एक दर्शक हमारे पूछना चाह रहे हैं कि पहले वो पेंशन योजना के सदस्य थे, लेकिन जब उनकी बेसिक सैलरी बढ़ गई तो एम्प्लॉयर ने पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया। तो ये तो बहुत गलत हुआ है। ये आप इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयर को बताएं। मैं बार बार पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, वंस यू बिकम एन ईपीएस मेंबर देन यू कंटिन्यू टू रिमेन एन ईपीएस मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी। इफ यू ज्वाइंड इन 2015, आपने 2015 में ज्वाइन किया, उस वक्त आपका बेसिक प्लस डीए 15,000 था मैक्सिमम, या उससे कम था, 14,000 था, और आप ईपीएस के मेंबर बन गए, तो उसके बाद इट डजंट मैटर कि आपका सैलरी 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, यू विल कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ ईपीएस 1995 अप टू द वेजेस ऑफ 15,000। जो कंट्रीब्यूशन, मान लीजिए आपका नया एम्प्लॉयर है, वो फुल सैलरी पे पीएफ दे रहा है, 1 लाख के ऊपर पीएफ दे रहा है, तो कैसे होगा कि उसका जो 12% एम्प्लॉयर शेयर है उसमें से हम 8.33 जो पेंशन में लेंगे वो सिर्फ 15,000 के ऊपर लेंगे, बाकी सारा पैसा पीएफ में ही रहेगा। लेकिन 15,000 तक एम्प्लॉयर को लगातार आपके पेंशन अकाउंट में पैसा जमा कराना है। तो आप तुरंत अपने एम्प्लॉयर को ये बात बताएं, उनको कहें कि आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन वो लगातार जमा कराएं, क्योंकि अदरवाइज जब आप कल को रिटायर होंगे तब ये बात जब सामने आएगी कि आप ऑलरेडी पेंशन के मेंबर थे और बीच में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, तो आपके पीएफ से वो डाइवर्ट होगा। इन सब चीजों में मतलब इट विल बिकम अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स केस, जिसकी वजह से डिले होगा आपको बेनिफिट मिलने। तो आप अभी से सब कुछ ठीक कराएं, आपकी फैमिली भी कवर्ड रहेगी, आप पेंशन स्कीम के मेंबर भी बने रहेंगे। धन्यवाद मैम। एक और हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि उन्होंने अपना प्रतिष्ठान बदला और पुराने पीएफ अकाउंट में उन्होंने पीएफ का तो क्लेम डाला मगर पेंशन का विड्रॉल बेनिफिट नहीं लिया है, तो क्या इस केस में वो अपनी पेंशन की सर्विस को ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। आप पीएफ का विड्रॉल ले सकते हैं, और आप अगर पेंशन का विड्रॉल आपने नहीं लिया है तो वो पेंशन आपकी स्कीम की सदस्यता जारी रहेगी, आप उसे ट्रांसफर करा सकते हैं और आप तुरंत कराएं। आप भविष्य में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ये ट्रांसफर वगैरह नहीं कराने पड़े, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएं, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा। हम लोग उस रास्ते पे हैं। होपफुली फ्यूचर में ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, लेकिन आज की डेट में मैं यही राय दूंगी कि आप इमीडिएटली उसको ट्रांसफर करवा लें अपने नए अकाउंट में सर्विस को। धन्यवाद मैम। एक और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि फॉर्म 10C के तहत विड्रॉल बेनिफिट लेने के लिए कम से कम कितने दिनों की सर्विस होनी चाहिए? देखिए, कुछ समय पहले तक ऐसा होता था कि जो विड्रॉल बेनिफिट है वो 6 साल से कम, 6 माह से कम की सर्विस, लेस देन 6 मंथ सर्विस में नहीं मिलता था। लेकिन जो हमारी पीआईसी है, जो हमारी सीबीटी है और सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसा नहीं होगा। अगर आपका 1 माह का भी अंशदान आया है, आपने कहीं जॉब की, 1 महीने के लिए पैसा दिया कर्मचारी पेंशन योजना में, उसके बाद आपने वो जॉब छोड़ दी, अब आप फॉरेन चले जा रहे हैं या आप अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, आपने दोबारा कभी किसी के पास जॉब नहीं करनी जहां पीएफ कटता हो, और आप वो अमाउंट विड्रॉ करना चाहें,
तो आपका वो 1 महीने का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 महीने में आपने बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन आया होगा, तो जो बेनिफिट मिलेगा वो भी उसी हिसाब से छोटा सा होगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो आप ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी ऐसी उम्मीद है कि आप दोबारा से कहीं जॉब करने वाले हैं जहां आपकी पेंशन और पीएफ की सदस्यता जारी रह सकती है, तो विड्रॉल ना लें। आप वेट करें, जब आप वहां ज्वाइन कर लें तो इस सर्विस को वहां ट्रांसफर करा लें। धन्यवाद मैम। डेफर्ड पेंशन के बारे में कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। कुछ दर्शक सवाल भी पूछना चाह रहे हैं कि डेफर्ड पेंशन का क्या बेनिफिट है। देखिए, कई लोग 58 की आयु में पेंशन नहीं लेना चाहते, तो स्कीम में एक प्रोविजन किया गया है कि अगर आप 58 की एज में पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो यदि आप चाहें तो 58 में ना लेके अपना जो पेंशन का स्टार्ट डे है उसे डेफर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको डेफर्ड पेंशन कहते हैं। इसमें फिर पेंशन 58 से नहीं मिलती, वो 60 की एज से मिलती है। और क्योंकि आपने लेट पेंशन ली, इसलिए आपको जो पेंशन है वो बढ़ी हुई दर पे मिलती है। जो बढ़ोतरी की दर है वो वही है जो हम घटाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप जानते हैं पूरी पेंशन मिलती है 58 वर्ष की आयु में, लेकिन यदि आप पहले रिटायर हो चुके हैं तो आप 50 के बाद भी पेंशन ले सकते हैं। उस स्थिति में जो 58वीं वर्ष की आयु में पेंशन दे होती है वो 4% से घट जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे डेफर्ड पेंशन में आप 58 में पेंशन ना लेके 60 वर्ष की आयु में पेंशन ले रहे हैं, इसलिए हम आपकी जो पेंशन है वो 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाकर आपको देते हैं। ये सुविधा जो डेफर्ड पेंशन की है ये सिर्फ वेज सीलिंग तक ही है। तो पेंशन ऑन हायर वेजेस के जो केसेस हैं उनमें ये डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। धन्यवाद मैम। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, यदि कोई प्रतिष्ठान दिवालियापन की स्थिति में है और लिक्विडेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है और कोई भी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में पेंशन का दावा कैसे किया जाए? देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, आप सीबीटी मेंबर से अटेस्ट करा सकते हैं, आप एमपी से करा सकते हैं। हमारा जो क्लेम फॉर्म है, अगर आप उसके निर्देश देखेंगे, क्लेम दावा जो है वो आपको वेबसाइट पे उपलब्ध मिलेगा और वहां पर हमने दिखा रखा है कि किन लोगों से आप अटेस्ट करा सकते हैं। जैसे कि आपका मेन है आइडेंटिटी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब हम कोई भी दावा सेटल करते हैं कि हम सही आदमी को दें। ऐसा ना हो कि पैसा जमा इन्होंने कराया और बेनिफिट मैं ले जाऊं, है ना। तो आपका आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका यूएन एक्टिवेटेड है, सब कुछ है, तो आपको किसी से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म डायरेक्टली भरेंगे, डायरेक्टली हम आपको दे देंगे, क्योंकि आपका आधार हमारे पास लिंक्ड है। आप ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि हाँ आप ही हैं, उसमें किसी की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपका यूएन एक्टिवेटेड नहीं है या अभी आपने यूएन अलॉट भी नहीं है, बहुत पुराना अकाउंट है, सडनली आपको ध्यान आया कि ये आपको बेनिफिट लेना है पेंशन का और पीएफ का, तो उस स्थिति में आप बैंक से अटेस्ट करा सकते हैं, बाकी लोगों से आप अटेस्ट करा सकते हैं जो भी अधिकृत है। तो आपकी आइडेंटिटी एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगी कि हाँ यही नाम है, यही डेट ऑफ बर्थ है, यही फादर्स नेम है और हमारे रिकॉर्ड से वो मैच होता है, तो हम आपका वो दावा तुरंत कर देंगे। धन्यवाद मैम। एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या ईपीएस के कंट्रीब्यूशन पर हम ब्याज देते हैं या नहीं? देखिए, ईपीएस एक पूल्ड फंड है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई 1 महीने की नौकरी के बाद भी किसी की डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली उसकी वाइफ और 2 बच्चों को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। आज की डेट में जो मिनिमम पेंशन है वो 1000 है, तो विडो को मिनिमम 1000 रुपीज पर मंथ पेंशन मिलेगी, दोनों बच्चों को 250 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी, यानी कुल मिला के उस परिवार को 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर 1 महीने के बाद ही डेथ हुआ है तो उस मेंबर का पैसा कितना आया होगा? ऑब्वियसली 1 महीने की पेंशन के बराबर भी नहीं आया होगा। तो यदि हम बिना कंट्रीब्यूशन लिए ताउम्र उस विडो को जो पेंशन दे रहे हैं वो कहां से दे रहे हैं? क्योंकि पेंशन एक इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, पीएफ इंडिविजुअल अकाउंट होता है। पीएफ में आपका जो पैसा है वो आपका ही पैसा है, वो आपको ही मिलता है। पेंशन में ऐसा नहीं है। पेंशन में जो भी कंट्रीब्यूशन आता है वो एक पूल्ड फंड में जाता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, सबका प्रीमियम पूल किया जाता है, हर किसी की तो डेथ होती नहीं, जिसकी डेथ होती है उसको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली पेंशन में भी ऐसे ही है कि सबके कंट्रीब्यूशन आते हैं, वो पूल्ड होते हैं और पूल होने के बाद लोगों को उस पेंशन फंड में से बेनिफिट दिया जाता है जैसे जैसे वो एलिजिबल होते हैं।
अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन मिलती है, अनफॉर्चुनेटली कोई डिसेबल्ड हो जाए, उसकी जॉब छूट जाए बिकॉज ऑफ दैट डिसेबलमेंट, अगेन सिर्फ 1 महीने बाद ही उसके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट अगर हुआ और वो डिसेबल्ड हो गया और इस वजह से उसकी नौकरी छूट गई तो उसको डिसेबलमेंट पेंशन मिलती है। तो ये सारी चीजें फंड के अंदर आती हैं, फंड से ही दी जाती है। लेकिन जब आप विड्रॉल बेनिफिट लेते हैं तो वो विड्रॉल बेनिफिट आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया होता है उससे स्लाइटली ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। सिमिलरली जो आप पेंशन लेते हैं, वो जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे एज आई एक्सप्लेन कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ केस है तो वहां तो कंट्रीब्यूशन से कई गुना ज्यादा, इट विल बी मीन्स लाइक 1000 टाइम्स अमाउंट है जो जाएगा ओवर द लाइफ पीरियड ऑफ द विडो और जो चिल्ड्रन जब तक 25 के नहीं हो जाते। तो ये सारे बेनिफिट नीड बेस्ड है जो टोटल फंड में से जाते हैं, तो इंडिविजुअल अकाउंट कोई इसमें नहीं होता। यू कैन, आप ये नहीं कह सकते कि हमें पीएफ की तरह ये हमने कंट्रीब्यूट किया इस पे इंटरेस्ट लगा के वापस दे दीजिए। जो भी लाभ देय होता है वो प्रोविजंस ऑफ ईपीएस 95 के अनुसार होता है, जहां यदि आपकी सर्विस 10 वर्ष से कम है, आप छोड़ रहे हैं, दोबारा आप नहीं ज्वाइन करना चाहते और आप इसलिए विड्रॉल बेनिफिट ले लेते हैं तो आपको विड्रॉल बेनिफिट दिया जाएगा। और यदि आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा हो गई है तो आपको 50 वर्ष या उसके बाद से जब भी आप लेना चाहें आपको पेंशन दी जाएगी, अगर आपकी जॉब जल्दी छूट गई है। तो जो बेनिफिट हैं वो पूल्ड फंड के ऊपर बेस्ड हैं। धन्यवाद मैम। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि स्कीम सर्टिफिकेट क्या है और कब हमें स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। हाँ, देखिए स्कीम प्रोविजंस में आप पहले ये ट्रांसफर वगैरह, ऑनलाइन पासबुक वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था। जब हम शुरू में 1995 में पेंशन स्कीम आई थी उस समय सारे रिकॉर्ड मैनुअली ही मेंटेन होते थे। तो तब यदि मान लीजिए कोई किसी की सर्विस, कोई जॉब छोड़ता था तो वो दूसरी जगह कैसे अपनी सर्विस ट्रांसफर करे, उसके लिए स्कीम सर्टिफिकेट का प्रोविजन स्कीम में है। तो यदि किसी की सर्विस, किसी की जॉब छूटी है, उसके बाद वो स्कीम सर्टिफिकेट लेता है तो उसमें उस स्कीम सर्टिफिकेट को उसको अगले एम्प्लॉयर को देना होता था और ताकि उसकी सर्विस ऐड हो जाए। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम है, बेटर होगा आप अपनी सर्विस ट्रांसफर कराने। लेकिन मान लीजिए आपकी जॉब छूटी है, 15 साल की सर्विस आपकी ऑलरेडी हो गई है, आप 42 इयर्स के हैं और आपको लग रहा है कि आप आगे कहीं पीएफ में जॉब नहीं करने वाले, तो आपको विड्रॉल बेनिफिट तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी सर्विस 10 ईयर से ज्यादा हो गई है। जैसे ही 10 ईयर पूरे होते हैं आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं और पेंशन आपको मिलेगी कब, जब आप 50 के होंगे। तो ऐसी केसेस में आपको तुरंत स्कीम सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। उससे ये फायदा रहता है कि सारे डिटेल आपके पास रहते हैं, आपकी फैमिली के पास वो कागज रहेगा विच शोज कि हाँ आप मेंबर थे, एंड अकॉर्डिंगली उसके बेनिफिट सारे मिलेंगे फिर आपको पेंशन स्कीम के। धन्यवाद मैम। अगर कोई संस्थान किसी कर्मचारी को ईपीएस में रजिस्टर कर देता है लेकिन उसकी शुरुआती सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो इस केस में मैम उस कर्मचारी को क्या करना चाहिए? उस कर्मचारी को तुरंत अपने एम्प्लॉयर को बताना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर तो बहुत सारे लोगों का जमा करा रहा है, तो हो सकता है उससे गलती हो गई हो। आप सिर्फ अपना अकाउंट लगातार देख सकते हैं, तो कभी भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी किसी भी चीज में, कई बार लोग देखते हैं अपना अकाउंट, वहां देखते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो सही नहीं है या उनको उन्होंने बच्चे का नाम गलती से लिख दिया है। तो प्लीज कोई भी जो डिस्क्रिपेंसी है, जैसे ही आपको दिखे कि आपने कहीं पे कोई गलती कर दी है, उसको तुरंत सुधारें। उनमें सुधार करने के लिए हमारे पास ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प है। जो केस आपने बताया उस केस में अगर ईसीआर अभी नई है तो ईसीआर रेक्टिफाई की जा सकती है। एम्प्लॉयर नई ईसीआर भर के सभी, अब क्योंकि उन्होंने आपका गलत किया है तो हो सकता है औरों का भी गलत किया हो, वो वैसे ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आगे से वो बंद कर दें और ये जो पैसा है ये वापस आपका फिर ट्रांसफर होगा, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा आरपीएफसी को। तो ये जो गलती से पेंशन में आ गया है पैसा, ये वापस आपके पीएफ में जाएगा। धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने बताया कि पेंशन की सुपर एन्यूनेशन एज 58 साल की है, तो कोई व्यक्ति अगर 58 साल के बाद भी नौकरी में है तो क्या उसका कंट्रीब्यूशन मैम किस तरह से नियोक्ता को भरना चाहिए? तो यदि कोई 58 वर्ष का हो चुका है तो जो मैंने आपको डेफर्ड पेंशन का एग्जांपल दिया था उसमें ये भी सुविधा है 15,000 की वेज तक के लिए, सिर्फ वेज सीलिंग वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि वो चाहें तो कंट्रीब्यूशन भी अगले 2 साल तक जमा करा सकते हैं। उसके लिए उन्हें ऑप्शन देना होता है
और जब वो ऑप्शन देते हैं तो लगातार उनका पेंशन का कंट्रीब्यूशन आ सकता है 60 इयर्स की एज तक। इससे उनकी जो पेंशनेबल सर्विस है वो 2 साल से बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पेंशन आपको 58 से ही मिलनी शुरू हो जाए, तो इमीडिएटली 58 का होते ही आपका एम्प्लॉयर जो है उनको ईसीआर में बंद कर देना चाहिए। जो नई ईसीआर है उसमें अभी आप सबको पता होगा, एम्प्लॉयर्स अगर कोई जुड़े हुए हैं, कि हमने हाल ही में नई ईसीआर निकाली है। नई ईसीआर में ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि अगर कोई 58 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन हम पेंशन में नहीं लेते हैं, वो पीएफ में ही हम लेते हैं। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि पहले बहुत सारे एम्प्लॉयर्स 58 के बाद भी पैसा जमा करा देते थे और फिर वो पैसा हमें वापस पीएफ में ट्रांसफर करना पड़ता था, जिसमें समय लग जाता था। तो सदस्यों को सुविधा देने के लिए और एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो सही ईसीआर भरें, जो नई ईसीआर है उसमें कई चीजों के चेक लगा दिए गए हैं ताकि एम्प्लॉयर से ये गलतियां ना हो। धन्यवाद मैम। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि नॉमिनी किस किस को बनाया जा सकता है। जैसे आपने जिक्र किया कि अपना नॉमिनेशन अपडेट रखें, तो नॉमिनी किस किस को बनाया जा सकता है? तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक तो आप नॉमिनेट तभी कर सकते हैं यदि आपका स्पाउस नहीं है। सिर्फ फीमेल मेंबर्स को ये राइट होता है कि अगर वो अपने हस्बैंड को नहीं नॉमिनी बनाना, मतलब नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड को उनके बाद पेंशन मिले, उनकी अनबन है या सेपरेशन है, तो वो सिर्फ एक पेपर पे अगर लिख के दे देंगी कि हम अपने हस्बैंड को पार्ट ऑफ फैमिली नहीं डिक्लेयर करना चाहते, तो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन मेल मेंबर के केस में अगर आपकी वाइफ है तो आप किसी और को नॉमिनेट नहीं कर सकते अनलेस देयर इज अ लीगल डिवोर्स। अगर डिवोर्स होगा तभी आप किसी को कर सकते हैं, अगर डिवोर्स हो गया और बच्चे नहीं हो तो जिनकी फैमिली नहीं है, और फैमिली से यहाँ हमारा मतलब क्या होता है, लिविंग स्पाउस और बच्चे जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। तो यदि किसी का स्पाउस नहीं है, बच्चे 25 वर्ष से बड़े हो गए हैं, वो भी नॉमिनेट कर सकता है, जो अनमैरिड है वो भी नॉमिनेट कर सकता है। तो व्हेन यू आर फाइलिंग द नॉमिनेशन, ऑब्वियसली अगर आपका स्पाउस नहीं है लेकिन बच्चे 25 वर्ष से बड़े हैं तो नॉर्मली लोग बच्चों में से ही किसी एक को नॉमिनेट करना चाहेंगे। लेकिन आप अनमैरिड हैं, आपके पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो आप अपने ब्रदर सिस्टर को भी कर सकते हैं। इनफैक्ट टेक्निकली लीगली आज की डेट में आप अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। और वो नॉमिनेशन तभी सस्पिशियस होगा अगर मान लीजिए हमें पता चले कि क्लेम आया है कि आपने एम्प्लॉयर को नॉमिनेट कर रखा है, या आपके ऑफिस में एक आदमी है, सब लोगों ने उसी को नॉमिनेट किया है, दैट मीन्स देयर इज सम, इट्स नॉट योर नॉमिनेशन, किसी और ने आपको कोई मिसलीड तो नहीं कर दिया। दैट इज द ओनली प्रिकॉशन वी विल बी टेकिंग। अदरवाइज आप किसी भी नेचुरल बॉर्न पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, आप किसी पोस्ट को नॉमिनेट नहीं कर सकते। कि हमारे पास ऐसा एक केस आया था कि किसी ने नॉमिनेट किया कि भाई जो प्रिस्ट हैं किसी चर्च के, उनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, वो अलाउड नहीं है क्योंकि प्रिस्ट इज अ नॉट अ नेचुरल बॉर्न पर्सन, इट्स अ पोस्ट। तो वो तो कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई हमेशा प्रिस्ट बना रहेगा। तो आप नेचुरल बॉर्न आदमी को ही नॉमिनेट कर सकते हैं। बेटर होगा आप अपने बच्चे, अगर वो 25 साल से बड़े हो गए, उनमें से किसी को नॉमिनेट करें, या ब्रदर सिस्टर को किसी को नॉमिनेट करें, किसी फैमिली वाले को आप नॉमिनेट करें। धन्यवाद मैम। एक सवाल हमारे एक पेंशनर का है जो पूछना चाह रहे हैं कि मेरा पेंशन 3 महीने से नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपका पेंशन पहले आ रहा था और फिर आपका आना बंद हो गया तो उसका एक ही कारण होता है। नॉर्मली 99.99% केसेस में देयर इज ओनली वन रीजन, एंड दैट रीजन इज कि यू हैव फेल्ड टू अपडेट योर डीएलसी, जो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आता है। देखिए, हम पेंशन देते रहते हैं, पेंशन हम 58 वर्ष के बाद देते हैं, तो प्रतिवर्ष पेंशनर को ये एक डीएलसी कराना होता है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ताकि हमें पता रहे कि हाँ पेंशनर अलाइव है, हम उसकी पेंशन को जारी रखें। तो आपको इसके लिए जो डीएलसी कराना होता है वो बहुत सिंपल है। आप अगर आपके पास स्मार्टफोन है, या आपके बच्चों के पास स्मार्टफोन है, या आपके पास पड़ोस में किसी के पास स्मार्टफोन है, तो आप सिर्फ जीवन उमंग ऐप खोलेंगे, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे जीवन प्रमाण की फैसिलिटी मिलेगी। आप उसके स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहिए। वो बेसिकली आपका फेस देखेगा, आपको फेस में आपको आंखें झपकानी पड़ती हैं, तो आपका डीएलसी अपडेट हो जाएगा। तो अपना डीएलसी तुरंत अपडेट कराएं। हमने हाल ही में जो लोग बैंक वगैरह नहीं जाकर डीएलसी करा पाते, या जो स्मार्टफोन नहीं यूज कर पाते, किसी भी रीजन से अगर वो नहीं अपना डीएलसी खुद करा पाने में सक्षम है,
तो हमने हाल ही में IPPB के साथ एक एग्रीमेंट किया है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करके, जो भी आपका नियरेस्ट है या पोस्टमैन जो आता है, उसको आप बोलिए वो घर आके घर बैठे आपका DLC करके जाएगा, और इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। पोस्ट ऑफिस वाले बाकी लोगों से इसके लिए 75 रुपए या 70 रुपए लेते हैं, लेकिन EPS पेंशनर से वो कोई पैसा नहीं लेंगे। वो फ्री में आपका DLC करेंगे आपके घर आके, या अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, आपको पोस्टमैन रास्ते में मिलता है, तो वहां पे भी आप उससे करवा सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। तो अगर आप उससे कराएंगे, आपको कोई पैसे नहीं देने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। IPPB को जो भी पेमेंट है वो EPFO करता है, करेगा सारे पेंशनर्स के लिए एक साथ, जिनका भी उन्होंने DLC किया होगा। तो प्लीज तुरंत अपना DLC कराएं। आपके पास में पोस्ट ऑफिस तो हो गई, अगर आप खुद स्मार्टफोन से कर सकें अपना DLC, तो उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको फिर किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हर साल आप अपना DLC घर बैठे अपने आप करते रहेंगे, और पेंशन आपको बिना रुकावट के लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद मैम। एक दर्शक पूछना चाहते हैं कि अगर मैं 58 साल के बदले 60 साल में डेफर्ड पेंशन लूं तो मुझे क्या फायदे होंगे? आप डेफर्ड पेंशन लेंगे अगर 58 की जगह 60 पे, जैसे मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये तभी है अगर आप सिर्फ 15,000 पर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप पेंशन ऑन हायर वेजेस का आपका है केस, तो फिर डेफर्ड पेंशन आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप वेज सीलिंग पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप 2 साल और अगर कंट्रीब्यूशन भी देंगे, तो आपकी पेंशनेबल सर्विस 2 साल से बढ़ जाएगी, तो आपकी 2 साल की और बढ़ी हुई आपको पेंशन मिलेगी। साथ ही अगर आप मान लीजिए बिना कंट्रीब्यूशन के भी जमा करते हैं, तो आपको 4% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 साल के लिए बढ़ी हुई पेंशन लगभग 8% के आसपास आपकी पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये आपका डिसीजन है जो आपको लेना है कि आप 58 पे लेना चाहते हैं या आप पोस्टपोन करके उसे 60 की उम्र में लेना चाहते हैं। ये ऑप्शन एक्सरसाइज, इट्स अ चॉइस जो आपको करनी है। धन्यवाद मैम। एक दर्शक पूछना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अविवाहित है और परिवार में कोई भी नहीं है, तो इस केस में किसे नॉमिनी बनाया जा सकता है? जो अविवाहित है और कोई भी नहीं है, वो किसी को भी, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज कि वो कोई अलाइव पर्सन होना चाहिए, मतलब रियल पर्सन होना चाहिए, बायोलॉजिकली ही शुड बी अ ह्यूमन बीइंग। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ उन केसेस में, हो सकता है कल को दिक्कत आ सकती है, यदि आपने किसी बहुत स्ट्रेंज आदमी को नॉमिनेट किया है, जैसे कि एम्प्लॉयर को कर दिया है, उसके अलावा आप किसी को भी कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। अगर किसी की मैम स्कीम सर्टिफिकेट खो जाए या सर्विस हिस्ट्री अपडेटेड ना हो, तो इस केस में उसे क्या, उस मेंबर को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर उसकी सर्विस अपडेट नहीं है, इसका मतलब उसने ट्रांसफर नहीं कराया, तो उसे ट्रांसफर कराना चाहिए। और स्कीम सर्टिफिकेट अगर आपसे खो जाए, तो उसके लिए फिर एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है कि मैं इस स्कीम सर्टिफिकेट का कहीं और यूज नहीं करूंगा, ना करूंगा। जो भी संबंधित कार्यालय है वहां से आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, और फिर आप वो बॉन्ड भर के अपनी उस स्कीम सर्टिफिकेट की सेवा को काउंट करवा सकते हैं। धन्यवाद मैम। और एक दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि अगर डेट ऑफ एग्जिट गलत डाला गया हो और सर्विस में ओवरलैप हो, जिस वजह से कि पेंशन का दावा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी कि हमारे ये जितने भी डिटेल्स होते हैं, इन्हें करेक्ट करने के लिए ऑलरेडी जॉइंट ऑप्शन की सुविधा है, जॉइंट डिक्लेरेशन की सुविधा है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर डिक्लेरेट करते हैं कि मेरी ये चीज़ गलत हो गई है, इसको कृपया करेक्ट कर लें। तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, एम्प्लॉयर इसको चेंज कर सकता है। सेकेंडली, देखिए, ओवरलैपिंग सर्विस ज़रूरी नहीं है कि गलती हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। कई लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो मान लीजिए वो 2 जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उनका 2 जगह से PF लगाता रहेगा। तो पेंशन में ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई आपका 2 जगह से कंट्रीब्यूशन नहीं आ सकता। ओनली थिंग इज की जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो हम 15,000 पर ही लेते हैं। तो अगर आपकी एक जगह सैलरी 14,000 है और एक जगह आपकी सैलरी 10,000 है, तो हम 24,000 में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। जो हम कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में लेंगे वो हम सिर्फ 15,000 पर ही लेंगे, लेकिन पेंशन आपको मिलेगी। तो आप इस पे अपनी जो ग्रीवेंस है, देखिए, कभी भी इस तरीके का कोई टेक्निकल या कोई इशू आता है, तो उसके लिए हमारा EPFI GMS है।
आप अपनी ग्रीवेंस वहां रजिस्टर करा सकते हैं ताकि उसका निपटान किया जा सके। धन्यवाद मैम। और एक हमारे और दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने हायर पेंशन के बारे में जानकारी दी कि हायर पेंशन के अमाउंट का निर्धारण हम कैसे कर रहे हैं और उसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया है। देखिए, जो पेंशन स्कीम है, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी बेनिफिट हम देते हैं वो हम पेंशन स्कीम में जो नियम है वी गिव एज पर द रेलिवेंट पैरा ऑफ द ईपीएस 1995। अगर आप ईपीएस 1995 पढ़ेंगे तो जो पैरा 11 है जहाँ पे पेंशनेबल सैलरी का डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ इट इज क्लियरली मेंशन कि पेंशनेबल सैलरी जो है वो प्रोरेटा के आधार पर बनाई जाएगी और दैट विल बी सेपरेट फॉर प्री 19/2014 की अलग होगी एंड पोस्ट 19/2014 की अलग होगी। तो एक तो पेंशनेबल सैलरी दो बनती हैं, कैलकुलेट होती है, जिसकी भी अगर सर्विस 19/2014 से पहले की भी है। सिमिलरली जहां पेंशन कैलकुलेशन है वहां भी फॉर्मूला क्लियरली सेज कि जो पेंशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो हम पेंशन ऑन हायर वेजेस केसेस में भी जैसे हम बाकी सभी मेंबर्स के लिए प्रोरेटा पे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे ही पेंशन ऑन हायर वेजेस में भी प्रोरेटा पे कैलकुलेशन होता है। तो आपकी 1914 तक की जितनी भी जो सर्विस थी उस पे जो आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी आपकी 1914 से पहले की जो भी हाईएस्ट सैलरी थी या जो आपकी लास्ट 5 इयर्स की सर्विस की एवरेज वेजेस थी, इन दोनों में से जो भी लेस है उसके ऊपर उस पीरियड की पेंशन कैलकुलेट होगी। और 19/2014 के बाद की आपकी जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो लास्ट 5 इयर्स के आपकी एवरेज सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो ये जो दो पेंशन आपकी कैलकुलेट हुई वो ऐड होंगी। जो अगर किसी की 1995 से पहले की भी सर्विस है तो 71 पेंशन में तो हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूशन का कोई वो नहीं था प्रोविजन, तो इसलिए उसका जैसे सबको वेज सीलिंग वालों को मिलता है सेम वही पास सर्विस बेनिफिट आपकी पेंशन में भी ऐड हो जाएगा। मैम, एक हमारे दर्शक दिव्यांग पेंशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, कृपया इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए। देखिए, दिव्यांग पेंशन जो हम देते हैं वो हम दो कंडीशन में देते हैं। एक कंडीशन में तो जहां आप कहीं पे जॉब कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग जॉब, ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑफिस में या फैक्ट्री में ही एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन आप उस वक्त सर्विस में होने चाहिए। आप सर्विस में थे, आप छुट्टी लेके कहीं शादी में सम्मिलित होने गए, अनफॉर्चुनेटली वहां एक्सीडेंट हो गया, किसी भी रीजन से यदि कोई आपका परमानेंटली डिसेबलमेंट होता है जिसकी वजह से आपकी वो जॉब छूट जाती है, तो ईपीएफओ को कैसे पता चलेगा कि आपकी जॉब उस वजह से छूटी है? जब एम्प्लॉयर आपका डेट ऑफ एग्जिट डालेगा तो वहां वो कॉज जो डालेगा उसमें वो डिसेबलमेंट डालेगा कि ये जो सर्विस छूटी है इसकी वजह है डिसेबलमेंट। और फिर आप अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो एज पर द डिसेबिलिटी एक्ट जो प्रोसीजर होता है उसमें से आप हमें देंगे वो सर्टिफिकेट, तो इसके साथ आप फिर 10D में डिसेबलमेंट पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो हम मेंबर्स को डिसेबलमेंट पेंशन देते हैं, दिव्यांग पेंशन देते हैं। जहां बच्चों की बात आती है, बच्चों को दिव्यांग पेंशन तब मिलती है जब अनफॉर्चुनेटली मेंबर की डेथ हो जाती है और फैमिली को हमने पेंशन देनी होती है। तो मान लीजिए किसी फैमिली में वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जो बड़े 2 बच्चे हैं वो नॉर्मल हैं और तीसरा बच्चा दिव्यांग है। तो इस केस में क्योंकि दिव्यांग को एडिशनल पेंशन मिलती है, वाइफ और 2 बच्चों को तो पेंशन मिलेगी, पहले 2 बच्चों की जो पेंशन है वो 25 वर्ष की आयु में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो सबसे छोटा बच्चा है इसको जो पेंशन लगेगी वो लाइफ लॉन्ग लगेगी। इसके लिए जरूरी ये होता है कि वो जो छोटा बच्चा है जो भी है वो परमानेंटली एंड टोटली डिसेबल्ड हो। इन केस इट सिंपली मीन्स कि वो आगे कोई काम नहीं कर पाता हो। तो अगर ऐसा कोई केस है तो कृपया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के आप जब अगर ऐसा केस है तो उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग डिसेबलमेंट पेंशन ले सकते हैं। धन्यवाद मैम। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि वो अटल पेंशन योजना के भी सदस्य हैं, तो क्या वो अटल पेंशन योजना का पेंशन और कर्मचारी पेंशन योजना का पेंशन एक साथ ले सकते हैं? जी, आप एक साथ ले सकते हैं। आप अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम है,
आप कोई भी पेंशन, LIC की पेंशन स्कीम है, आप सबसे पेंशन ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप EPS से पेंशन ले रहे हैं तो आप वहां से पेंशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अटल पेंशन योजना और बाकी योजनाओं की अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती हैं। जैसे जहां तक मुझे पता है, अटल पेंशन योजना में अभी वही लोग मेंबरशिप ले सकते हैं जो टैक्स पेयर्स नहीं हों। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप अटल पेंशन योजना के लिए तो एलिजिबल थे या नहीं। कहीं आप एलिजिबल नहीं थे और आपने कंट्रीब्यूशन पे कर दिया हो तो आई थिंक वो पेंशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा तो आपको वापस मिल ही जाएगा। तो आप कितनी भी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जब PF का लम सम लेते हैं उस समय आप LIC की पेंशन भी ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं उसको सिस्टमेटिकली विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए, भविष्य में अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आप EPS में से 2 पेंशन एक साथ एक कैटेगरी में नहीं ले सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने 25 में जॉब शुरू की और आपने रिटायर हुआ जब आप हुए 58 में, तो आप कहो कि मेरी तो क्या कहते हैं 30 ईयर से ऊपर की सर्विस है, तो एक की जगह मेरे को 2 सर्विस की एक पेंशन लगा दीजिए और इधर वाली 2 सर्विस की एक पेंशन लगा के 2 मेंबर पेंशन दे दीजिए। वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, EPS के अंदर से भी आपको 2 पेंशन कब मिल सकती है? जब वो अलग अलग टाइप की पेंशन हो। जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों रिटायर हुए, दोनों को पेंशन मिलना शुरू हुआ। कल को अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की पेंशन विडो पेंशन में कन्वर्ट होगी। तो जो वाइफ है उसको अपनी मेंबर पेंशन EPS से मिल रही थी, साथ में अब उसे विडो पेंशन भी EPS से मिलने लग जाएगी। लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप की पेंशन है। एक जगह वो मेंबर पेंशन ले रही है, एक जगह वो विडो पेंशन ले रही है। आप एक ही तरीके की पेंशन नहीं ले सकते, दोनों के सोर्स अलग अलग होने चाहिए। जैसे किसी कोई बच्चा है, अनफॉर्चुनेटली अगर उसके दोनों पेरेंट्स EPS के मेंबर्स थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो बच्चे को 2 पेंशन मिलेंगी, एक अपनी फादर के कंट्रीब्यूशन की वजह से और एक अपनी मदर के कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो EPS के अंदर एक कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको एक पेंशन मिलती है। बाकी आप स्कीम का मेंबर जो बन सकते हैं वो उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी कि आप उसके अंदर एलिजिबल हैं या नहीं है। धन्यवाद मैम। एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अगर पेंशनर की और उसके स्पाउस की भी डेथ हो जाए तो उस केस में बच्चों को मिलने वाले पेंशन का अमाउंट कितना होगा? देखिए, जहां पर भी हम बच्चों को पेंशन देते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली कल को स्पाउस की भी डेथ हो जाती है और बच्चे अभी 25 साल के नहीं हुए हैं, अभी भी 25 से छोटे ही हैं, तो हम उनकी जो पेंशन है वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्फन पेंशन में। तो चिल्ड्रन पेंशन का जो क्वांटम होता है वो विडो पेंशन के आधार पर निर्धारित होता है। जो भी विडो पेंशन होती है उसका 25% ईच चाइल्ड, 25% फॉर ईच चाइल्ड, हर बच्चे को 25% दिया जाता है। अगर वाइफ भी नहीं रहती है, स्पाउस भी नहीं रहता है, तो जो ये चिल्ड्रन पेंशन है ये ऑर्फन पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है और पेंशन का क्वांटम बढ़ के 25% की जगह 75% हो जाता है। तो दोनों बच्चों को 75% मिलता है। प्रैक्टिकली जो उनकी मदर को पेंशन मिल रही थी वो अब इन दोनों को मिलती है। क्वांटम कुल मिला के अगर आप फैमिली पेंशन का देखें तो उतना ही हो जाता है। धन्यवाद मैम। एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि किसी ने मात्र 7 महीने की सर्विस करी है और उसकी डेथ इन सर्विस हो गई है, तो उस केस में उसके परिवार को कितने दिनों तक पेंशन मिलेगी? परिवार को पेंशन मिलेगी। मैंने इस लाइव सेशन के शुरू में भी कहा था कि अगर अनफॉर्चुनेटली, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, 1 महीने की सर्विस के बाद भी अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। जो स्पाउस होता है उसको लाइफ लॉन्ग मिलती है। बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक ही मिलती है। बच्चों को लाइफ लॉन्ग सिर्फ उस केस में मिलती है जहां कोई बच्चा डिसेबल्ड है ना। अदरवाइज बच्चों की पेंशन 25 ईयर्स में बंद हो जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि 25 की एज में अब वो एडल्ट हैं, अपना जॉब वगैरह कुछ करना शुरू करेंगे। तो अगर 7 मंथ्स की बाद भी अगर डेथ हुई है, सिर्फ 7 मंथ्स की सर्विस के बाद, तो भी जो वाइफ को पेंशन मिलेगी। या अगर वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, नॉमिनी है, तो जो नॉमिनी को पेंशन मिलेगी, क्योंकि इन सर्विस हुई है तो नॉमिनी को भी पेंशन मिलेगी। अगर नॉमिनी भी नहीं है तो डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन को मिलेगी। उनको ये पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलेगी। धन्यवाद मैम। एक सवाल है कि क्या अनमैरिड डिपेंडेंट डॉटर के लिए जो 25 साल से ऊपर की हो चुकी है, क्या उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है हमारे कर्मचारी पेंशन योजना में? नहीं, अगर वो डिसेबल्ड हैं
तब तो प्रावधान है कि कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है वो काम नहीं कर सकता तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है, लेकिन अदरवाइज अगर कोई एबल बॉडीड चाइल्ड है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 25 ईयर्स की एज के बाद वो लोग खुद अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। धन्यवाद मैम। एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या पेंशन के अरियर पर हम ब्याज देते हैं या नहीं देते? नहीं, देखिए जो पेंशन स्कीम है, मैंने पहले भी कहा, पेंशन स्कीम से जो भी बेनिफिट मिलता है वो स्ट्रिक्टली एज पर EPS 95 मिलता है। EPFO केवल एडमिनिस्टर करता है इस स्कीम को। स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है जो पार्लियामेंट के सामने रखी गई है कि ये स्कीम है, इसके हिसाब से बेनिफिट दिए जाएंगे। तो पेंशन जो राशि है उस पर ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी सर्विस वगैरह ट्रांसफर करा कर रखें। सारा अपने जितने भी डिटेल हैं, ये मत सोचिए कि अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है तो क्या हुआ, रिटायर होने में बहुत टाइम है तब मैं ठीक करा लूंगा। आप कोशिश करिए आपके अकाउंट में सब कुछ ठीक हो, आपका UN लिंक्ड हो, आपने नॉमिनेशन कर रखा है, ताकि जैसे ही पेंशन दे है आप इमीडिएटली क्लेम फाइल करें, हमारे ऑफिस को उसे रिटर्न ना करना पड़े आपको, और हम उसको इमीडिएटली प्रोसेस करके आपकी इमीडिएटली पेंशन शुरू कर दें। सिमिलरली अपना DLC भी प्रतिवर्ष जरूर जमा कराएं टाइम पे, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ महीनों की पेंशन आपकी रुक जाए, क्योंकि फिर आप जब DLC जमा कराएंगे तब उन कुछ माह की पेंशन इकट्ठे आपको दी जाएगी। तो स्कीम में इंटरेस्ट देने का कोई प्रावधान नहीं है। धन्यवाद मैम। एक दर्शक जानना चाह रहे हैं क्या DLC केवल नवंबर में ही हम अपडेट कर सकते हैं या साल में कभी भी कर सकते हैं? आप साल में कभी भी कर सकते हैं। आपने जिस किसी माह में भी DLC कराया, मान लीजिए किसी ने किसी को अब्रॉड जाना था, वो जुलाई में जा रहा था, तो वो जून में या जुलाई में जाने से पहले अपना DLC कर जाए, उसका नेक्स्ट 12 मंथ्स तक DLC वैलिड रहता है। तो जिसने जून में कराया उसका अगले जून में ड्यू होगा, जिसने नवंबर में जमा कराया उसका अगले नवंबर में ड्यू होगा। बट अगेन आई विल से प्लीज, बहुत सिंपल है खुद DLC करना। हमारे इसी YouTube चैनल में जिसमें आप हमसे लाइव में जुड़े हैं, इसी में एक वीडियो अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था जिसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि घर बैठ के आप अपने या अपने बच्चों या अपने किसी जान पहचान वाले के मोबाइल फोन की मदद से, स्मार्टफोन की मदद से कैसे DLC खुद कर सकते हैं। तो आप अगर पेंशनर हैं तो DLC तुरंत कराएं, ताकि एरियर का सवाल ही ना आए, आप लगातार पेंशन लेते रहें। और यदि आप पेंशनर बनने वाले हैं तो कृपया जल्दी से जल्दी अपने अकाउंट की सारी सूचनाएं बिल्कुल सही करके आप क्लेम भरें ऑनलाइन, ताकि तुरंत आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए जिस दिन से भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। धन्यवाद मैम। एक कुछ दर्शकों का सवाल है कि क्या हम पेंशन योजना का बेनिफिट कुछ फिक्स्ड बैंक्स के थ्रू ही लिया जा सकता है, या अब किसी भी बैंक में हम अपना खाता खुलवा सकते हैं पेंशन योजना के बेनिफिट के लिए? देखिए, पहले ये बड़ी परेशानी होती थी। लोग दिल्ली में जैसे जॉब करते थे और रिटायरमेंट के बाद मान लीजिए अपने होम टाउन में बिहार में जाके बसना चाहते थे, तो उनको दिल्ली ऑफिस में पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। फिर दिल्ली ऑफिस उनके कागज पूरे करके बिहार वाले ऑफिस में भेजता था। फिर बिहार ऑफिस बोलता था कि यहाँ हम इन्हीं बैंक से पेंशन दे सकते हैं, तो आप इनमें अकाउंट खुलाओ। लोग बहुत परेशान होते थे। तो हमने उसको रिजॉल्व करने के लिए जो नई हम प्रणाली लाए हैं, जो इस साल जनवरी से लागू हो चुकी है, उसके अंतर्गत आप कहीं भी किसी भी बैंक में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जहां भी IFSC कोड है बैंक के पास, आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, उसकी पेंशन सेंट्रली जाएगी। तो अब कोई भी ऑफिस, भले ही आप गोवा में रहते हैं, अगर आपने दिल्ली ऑफिस में जॉब की थी तो दिल्ली ऑफिस वाला ही पेंशन आपकी रिलीज कर देगा, जो आपको गोवा के बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। तो आप कहीं भी खोल सकते हैं। अब ऐसी कोई आपको उसमें लिमिटेशन नहीं रह गई है। धन्यवाद मैम। और वाकई ये सत्र काफी ही सूचनाओं से भरपूर रहा और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए यह काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। सब बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय निकालने के लिए, और आशा करते हैं हम दोबारा मिलेंगे एक नए सत्र में नए विषय पर जानकारी के साथ। धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कृपया हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहें
उसमें हम टाइम टू टाइम बहुत अच्छे वीडियो देते हैं जिसमें डिटेल में आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे अगर आप उन्हें वॉच करेंगे। और इसके अलावा यदि आपकी कोई ग्रीवेंस है तो कृपया EPFI-AGMS का यूज़ करें। आशा करती हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि विड्रॉल बेनिफिट लेके कोई लाभ नहीं होता है, और यदि आप फ्यूचर में और सर्विस इकट्ठी कर सकते हैं तो आपको अपनी पेंशनेबल सर्विस बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब आप रिटायर हो आप कर्मचारी पेंशन योजना से मैक्सिमम पेंशन का लाभ ले।